गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हम लोगों ने ट्रायंगल शुरू करा हुआ है। फिर उसके हम लोगों को आज सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करनी है, जो कि फिर से बहुत ही इजी है। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो थ्योरम के स्टेटमेंट्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलरेडी किए भी हैं BPD वगैरह का प्रूफ, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा, हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट्स ऐसे समझा लेता हूँ। आपने एक बार वो दोनों स्टेटमेंट समझ लिए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी बन के रह जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कि BPD का था। अब BPD का स्टेटमेंट क्या कहता है, आइए समझते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल and that line passes through other two sides into distinct point, then those sides are divided in same proportion। अब इसका क्या मतलब हुआ, स्टेटमेंट पढ़ो समझो। इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर एक लाइन जो है वो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, एंड दैट लाइन पासेस थ्रू अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो लाइन जो है बाकी दो साइड से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो रहा है, देन दो साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन के जगह पे आप सेम रेशो भी लिख सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझें, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन है, इस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन है। ऑब्वियस सी बात है DE जो है वो BC को पैरेलल होगा। अब अगर लाइन पैरेलल है तो वो लाइन दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। ये भी चीज़ समझने वाली है कि अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन है वो बचे हुए दो साइड्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब ये जो लाइन दो साइड से पास होती है वो दोनों साइड्स सेम रेशो में डिवाइड हो जाते हैं। कौन से साइड्स डिवाइड होते हैं? जिनसे पैरेलल लाइन पास होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये दोनों साइड से पास हुआ है तो ये दोनों साइड सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस साइड का रेशो आप क्या लिखोगे? AD अपॉन DB। सेम रेशो मतलब इक्वल रेशो में डिवाइड होगा AE अपॉन EC। तो इतना सा फंडा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन जो दो साइड से पास होगा उसका रेशो इक्वल होगा। इसको अगर शॉर्ट में कहना है तो मैं कहता हूँ इफ लाइन्स आर पैरेलल साइड्स आर इन सेम रेशो, है ना। अगर लाइन्स पैरेलल होंगी तो साइड्स जो है वो सेम रेशो में आएंगे। ये है BPD। दूसरा है इसका कॉन्वर्स, इसका बिल्कुल उल्टा कॉन्वर्स। दूसरा है इसका कॉन्वर्स, इसका बिल्कुल उल्टा। इफ अ लाइन divides two sides in same proportion या same ratio, then that line is parallel to third side। सिंपल सा फंडा। अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होगा। समझ रहे हो बात को? पहले में हमने क्या कहा था कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो साइड्स का रेशो इक्वल होगा। अब हम लोग उल्टा कह रहे हैं, अगर साइड्स का रेशो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, है ना। कभी भी अगर आपको लाइंस पैरेलल दिख गई तो आप साइड्स का रेशो इक्वल ले सकते हो, है ना। कभी भी अगर आपको साइड्स का रेशो इक्वल दिख गया तो आप लाइंस पैरेलल है ऐसे बोल सकते हो। तो ऐसे न्यूमरस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको बोलेंगे कि लाइंस पैरेलल बताओ। तो लाइंस पैरेलल बताने का कंडीशन क्या है कि साइड्स को इक्वल रेशो में बताओ। अगर साइड्स इक्वल रेशो में आ गए तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स इक्वल रेशो में।
तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, बीपीडी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी। ये दो स्टेटमेंट्स अगर आपको समझे हैं तो आपके लिए एक्सेस बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, आपने समझ ली होंगी दोनों चीज़ें। तो ये यहाँ से मैं उड़ाता हूँ। थ्योरम का प्रूफ आपको साइट पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमको कहा है इन फिगर 1, ये फिगर 1 है, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी। अब देखो हमको लाइंस पैरेलल बोला है। मैंने आपको शॉर्ट में एक सिंपल सी चीज़ पढ़ाई, इफ लाइंस आर पैरेलल साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी मैं लिखता हूँ डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये चीज़ गिवन है। इफ लाइंस आर पैरेलल देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मैंने आपको बोला है अगर लाइंस पैरेलल है तो साइड सेम रेशो में होंगे। कौन से साइड सेम रेशो में होंगे? जिनसे वो पैरेलल लाइन पास होती है। अब ये पैरेलल लाइन किससे पास हो रही है? ए बी से और ए सी से, तो इनका रेशो सेम होगा, है ना। मैं लिखता हूँ देयरफॉर, ये कौन कहता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी, इफ लाइंस आर पैरेलल साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। पहले साइड का प्रोपोर्शन बनेगा ए डी अपॉन डी बी, दूसरे साइड का बनेगा ए ई अपॉन ई सी। अब ए डी कितना है? 1.5, डी बी कितना है? 3, ए ई कितना है? 1, ई सी हमको ढूंढना है। अब सिंपल सी बात है, 1.5 का डबल आपको 3 नीचे देखेगा, 1.5 1 सा, 1.5 2 सा, तो ये क्या होगा? 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सबको निपटा सकते हो। तो ई सी कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। ईसी कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ईसी ढूंढ लिया। ऑब्वियस सी बात है ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम किस्म का है। सेकंड सब क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो भी सेम किस्म का है। हमको बोला है इन द फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, डी जो है वो बी सी को पैरेलल है। फाइंड ए डी, फिर से मुझे ए डी फाइंड करना है। इफ लाइंस आर पैरेलल, हाँ, साइड्स आर इन सेम रेशो। समझ तो चुके हो, होशियार तो हो। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, in triangle ABC, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC. Therefore, by basic proportionality theorem, BBD कहता है if lines are parallel, sides are in same ratio. तो साइड का रेशो क्या बनेगा? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD कितना है मैं नहीं जानता, DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8, ये क्या है 5.4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर नीचे डेसिमल के बाद आपको एक एक प्लेस दिखेगी। अगर ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में डेसिमल के पास आपको सेम प्लेसेस दिख रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस सेम हैं, तो आप सीधे सीधे डेसिमल पॉइंट हटा सकते हो। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा, तो आपको यहाँ से आपको ऐसा दिखेगा कि ए डी अपॉन 7.2 जो है वो 1/3 के बराबर है। आप 7.2 को ऊपर भेज दें, आपको ए डी मिल जाएगा। आपको ए डी मिलेगा 7.2 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 1 कैरी 4 ज़ा 12, बीच में पॉइंट आएगा। सो फाइनली आपको ए डी का वैल्यू यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स को पूछे जाते हैं जहाँ पे लाइंस पैरेलल अगर होंगी तो साइड्स को हम लोग सेम रेशो में लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। फटाफट से आप इसका नोट कर लें। आइए तो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आप देखोगे तो आपसे दिया गया है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसके 2 साइड्स है पी क्यू और पी आर, और दोनों पे ही एक एक पॉइंट है ई और एफ। बोला है फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस स्टेट इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। मुझे बताना है सिर्फ ये पैरेलल है या नहीं है। अब इसके लिए हमने 2 स्टेटमेंट्स पढ़े अभी कुछ ही वक्त पहले, आप लोगों का अगर ध्यान में होगा तो। एक था बीपीटी का स्टेटमेंट, एक था कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट। अभी मैं एक और बार आपसे रिवाइज करवा रहा हूँ। बीपीटी के स्टेटमेंट में कहा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो जो 2 साइड से वो पास होती है वो 2 साइड सेम रेशो में डिवाइड होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो साइड सेम रेशो में डिवाइड होंगे। अब उसका कॉन्वर्स क्या कहता है कि अगर साइड सेम रेशो में डिवाइड हो रहे हैं मतलब लाइंस पैरेलल है। देखो फिर से बता रहा हूं, बीपीटी कह रहा है अगर लाइन पैरेलल है
तो वो दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। अगर लाइन पैरेलल है तो वो साइड्स को रेशो में डिवाइड करेगा। उसका कॉन्वर्स कहता है अगर एक लाइन साइड्स को रेशो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो कभी भी अगर आपको लाइंस पैरेलल बतानी है, लाइंस को पैरेलल है या नहीं ये चेक करना है, तो आप साइड्स का रेशो चेक करेंगे। अगर साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है मतलब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, है ना। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि अगर आपको लाइंस पैरेलल बताना है या चेक करना है तो आपको साइड्स के रेशो को चेक करना पड़ेगा। अगर साइड्स का रेशो मैच हो रहा है, सेम आ रहा है, मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया। फिर से अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ट्राइंगल मेरे को यहाँ पे बोला है PQR है, डायग्राम वाइग्राम नहीं दिया है, हम लोग बना लेते हैं। ये है मेरा ट्राइंगल PQR, P यहाँ पे Q, यहाँ पे R। इन्होंने बोला है ENFR पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। E है PQ पे, F है PR पे। तो ENFR पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन है, मुझे ये चेक करना है कि EF जो है वो QR को पैरेलल है या नहीं। अगर पैरेलल होता तो मैं सीधे सीधे साइड्स रेशो में ले लेता फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है कि नहीं चेक करना है। तो कभी भी आपको चेक करना है पैरेलल है कि नहीं, तो आप साइड्स का रेशो ले लें, साइड्स का रेशो मैच हो रहा है तो पैरेलल आ जाएंगे। तो PE यहाँ पे दिया है 3.9, PE में लिख देता हूँ 3.9 सेंटीमीटर लिख देना। EQ 3 सेंटीमीटर दिया है, ये EQ 3 सेंटीमीटर दिया है। PF 3.6 दिया, आप देख सकते हैं PF 3.6 है। FR 2.4 है, FR 2.4 है। ये सारी चीज़ें आप गिवन में लिख दोगे, गिवन में ये सारी चीज़ें लिख दोगे, है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू फाइंड। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इफ़ EF इज पैरेलल टू QR। हमने ये फाइंड करना है कि EF QR को पैरेलल है या नहीं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमको बस साइड्स का रेशो लेना है ना। मुझे EF QR को पैरेलल है या नहीं अगर ये चेक करना है, तो ये EF जो है दो साइड से पास हो रहा है, उन दो साइड्स का आप रेशो ले लें। सबसे पहले ऊपर लिखो इन ट्राइंगल PQR, पहले साइड का अगर आप रेशो लेंगे तो वो आपको मिलेगा PE अपॉन EQ, आपको मिलेगा PE अपॉन EQ। अच्छा, PE कितना है 3.9, PE कितना है 3.9 अपॉन EQ कितना है 3। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आप पॉइंट हटा के कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद एक प्लेस है ना, अगर ऊपर से पॉइंट हटेगा तो आप लोग जानते हो नीचे एक 0 लगेगा क्योंकि एक प्लेस है, ये सभी को पता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 0 ज़ा, तो आपका फाइनल रेशो 13/10 आ जाएगा। आप इसको 1 दे के छोड़ दें। आप आगे बढ़ें दूसरे साइड के रेशो पे जो कि है PF अपॉन FR, तो वो आपको मिलेगा PF है 3.6 और FR है 2.4। आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों के पॉइंट के बाद आपको एक एक प्लेस मिलेगा। अगर दोनों के पॉइंट के बाद सेम प्लेसेस है, मतलब सेम नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, तो आप डायरेक्टली पॉइंट को हटा सकते हो। आप इसको आप सिंप्लीफाई करें 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 8 ज़ा, राइट। उसके बाद 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, तो इसका सिंपलेस्ट रेशो 3/2 आया। क्या दोनों रेशोस मैच हो रहे हैं? दूर दूर तक नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम 1 and 2 PE अपॉन EQ is not equal to PF अपॉन FR। ये जो रेशोस है वो मैच नहीं हो रहे हैं, रेशोस मैच नहीं हो रहे हैं। साइड्स का जो रेशो है ना, वो दोनों साइड्स का रेशो मैच नहीं हो रहा है, तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। मैं यहाँ पे उसके बाद लिखता हूँ, इसके नीचे एक्चुअली लिखना है, मैं लिखता हूँ देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT EF is not parallel to QR। बस कभी भी आपको पैरेलल चेक करना है, आप साइड्स का रेशो चेक कर लें,
साइड्स का रेशो अगर इक्वल आ गया तो पैरेलल होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, एक सब क्वेश्चन की तरह है। फिर से एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं पी क्यू आर, है ना, सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर। फिर से कंसीडर करते हैं ई और एफ, करते हैं कनेक्ट। अब देखते हैं पीई कितना है, 4 है, तो यहाँ पे पीई 4 है। उसके बाद क्यूई 4.5 है, तो क्यूई आप देख सकते हो 4.5 लिख दिया। पीएफ 8 है तो पीएफ देख सकते हो 8 है। आर एफ 9 है तो ये आर एफ ये 9 है। सारे मेजरमेंट्स लिख दिए। आप सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर सकते हो, उसमें लिखो टू फाइंड में आपको चेक करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है या नहीं। टू फाइंड में लिखोगे इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब यहाँ से सोल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर लिया। कभी भी आपको पैरेलल चेक करना तो आप क्या करते हो, हाँ, साइड्स का रेशो चेक करते हो। तो पहले साइड का रेशो क्या बनेगा, पीई अपॉन ई क्यू। पीई 4 है और ई क्यू 4.5 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो नीचे पॉइंट है वो हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। नीचे आप देखोगे पॉइंट के बाद एक प्लेस है, अगर नीचे का पॉइंट हटाओगे क्योंकि एक ही प्लेस है तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगा और नीचे का पॉइंट हट जाएगा। आपको पता होगा नीचे का पॉइंट हटाते हो तब ऊपर ज़ीरोस लगते हैं, ऊपर का हटाते हो तो नीचे लगते हैं, तो आपको पता होगा। अब इसको कैंसिल कर लो, 5 की टेबल से कर लो डायरेक्ट, 5 8 ज़ा एंड देन 5 9 ज़ा। तो सिंपलेस्ट रेशो आपको यहाँ पे 8/9 मिलता है। इसको आप 1 दे के छोड़ दें। दूसरे साइड का रेशो आप लें जो कि है पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर बताओ, पी एफ कितना है 8 और एफ आर कितना है 9। ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका कुछ नहीं कर सकते। आप देखोगे तो ये भी 8/9 ये भी 8/9, मतलब साइड्स का रेशो सेम आया। जब साइड्स का रेशो सेम आया तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 PE upon EQ is equal to PF upon FR. Therefore, by converse of basic proportionality theorem, we can say EF is parallel to QR. इस तरीके से दोनों सब क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको यहाँ पे पैरेलल लाइंस है या नहीं चेक करना है। सिंपल सा तरीका है चेक करने का, साइड्स का रेशो चेक करो। साइड्स का रेशो सेम आया तो पैरेलल है, नहीं आया तो नहीं है। दोनों सब क्वेश्चंस आप नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं इसी रोमन नंबर का, जहाँ पे हमको ई एफ क्यू आर को पैरेलल है नहीं चेक करना है। सबसे पहले ना डायग्राम बनाया करो। अगर डायग्राम नहीं है तो उसको खुद से बनाया करो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। यहाँ पे इन्होंने ई बोला है और यहाँ पे इन्होंने एफ बोला है। फिर बोला है चेक करो कि ई एफ क्यू आर को पैरेलल है कि नहीं। अब इन्होंने पी क्यू 1.28 दिया है। अब पी क्यू का मतलब ये पूरा मेजरमेंट है ना, ये इन्होंने दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। इन्होंने पी आर दे रखा है, पी आर मतलब ये पूरा मेजरमेंट दे रखा है इन्होंने 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद पी ई 0.18 दिया है। पी ई मतलब समझ सकते हो सिर्फ इतना 0.18। तो पी एफ दे रखा है 0.36, पी एफ दे रखा है 0.36। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब मुझे चेक करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर को पैरेलल है या नहीं। समझो यहाँ से मैं सोल्यूशन शुरू भी कर रहा हूँ तो मेरे को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला है, इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना। इसका सोल्यूशन बनाते हैं। मैंने आपसे कहा है कभी भी आपको एक ट्रायंगल में एक लाइन कोई साइड को पैरेलल है या नहीं अगर ये चेक करना है
तो आपको सिंपल सी चीज़ चेक करनी है, ये जो लाइन है वो जो दो साइड से पास हो रहा है ना, क्या वो दो साइड्स का रेशो सेम है। अगर आप इस साइड का रेशो लोगे तो आपको रेशो मिलेगा PE अपॉन EQ, और उस साइड का रेशो लोगे तो आपको मिलेगा PF अपॉन FR। लेकिन आप यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस कर सकते हो, ना तो आपको EQ पता है, ना तो आपको FR पता है। तो आप घबराएं ना, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको पूरा PQ दे रखा है। अच्छा मेरे को बताओ, पूरे PQ में से अगर मैं PE माइनस कर दूंगा तो मेरे पास तो EQ ही बचेगा ना, और मेरे को EQ चाहिए तो EQ मिल भी जाएगा। सेम चीज़ दूसरी तरफ देखो, मेरे पास पूरा PR है, पूरे PR में से अगर ये PF माइनस कर दूंगा तो FR ही बचेगा जो कि मुझे चाहिए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमारे पास EQ FR नहीं है, हम लोग उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं EQ को ढूंढता हूँ सोल्यूशन में। मैं लिखता हूँ EQ कैसे मिलेगा, पूरे PQ में से PE को गायब कर दो तो EQ ही तो बचेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि PQ में से PE कर दो गायब। इसका रीज़न आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि ये तीनों कोलिनियर है ना, एक लाइन में है, इसलिए ये पॉसिबल है ना। तो बस आप लिख दें PQ कितना है 1.28 माइनस PE कितना है 0.18। आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कुछ 1.1, हाँ आपको क्या मिलेगा, कुछ 1.10 भी चाहो तो लिख दो, मतलब उसका एक ही है सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके आगे अगर हमको बढ़ना है तो हमको FR भी ढूंढना पड़ेगा। EQ तो कर लिया हमने, FR के लिए सेम चीज़, PR में से PF को गायब कर लो तो क्या बचेगा, FR ही बचेगा। यहाँ से मैं FR लिखता हूँ। FR कैसे मिलेगा, PR में से PF गायब कर लो, PR में से PF गायब कर लो। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि PF और R तीनों कोलिनियर हैं। अच्छा PR कितना है मेरे को बता, PR कितना है 2.56 माइनस PF कितना है, PF कितना है 0.36। अब इसको अगर आप माइनस करोगे भी तो आपको मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर्स। आपको क्या मिलेगा 2.2 है, आपको FR भी मिल गया। अब आप साइड्स का रेशो ले सकते हो। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, देखो PE अपॉन EQ, PE 0.18 और EQ 1.10, जिसको मैं 1.1 भी बोल सकता हूँ, है ना। 0.18 1.10 आपकी मर्जी है। ऊपर पॉइंट के बाद दो प्लेसेस, नीचे दो प्लेसेस, सेम प्लेसेस ऊपर नीचे, तो सीधे सीधे पॉइंट को भगा दो, सीधे सीधे पॉइंट को भगा दो। बस आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। आप शुरू कर सकते हो, इसको कट करो 2 9 इसको कट करो 255 राइट। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो आएगा 9/55। अब दूसरे साइड का हम लोग चेक करते हैं। तो दूसरा साइड है PF अपॉन FR, दूसरा साइड है PF अपॉन FR। PF कितना है 0.36 और FR हमने ढूंढा 2.2, जिसको 2.20 बोलो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.36 अपॉन 2.20, पॉइंट के बाद दो प्लेसेस, पॉइंट के बाद दो प्लेसेस, 36 अपॉन 220 हो जाएगा। फिर वही फंडा, आप कैंसिल करो, 4 से भी दोनों जाते हैं। आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से करो, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। मैं 4 से शुरू करता हूँ, आप 2 से भी कर सकते हो। 4 9 4 5 20, 2 कैरी 5 20, तो ये 9/55 ही आ जाएगा। इसको हम लोग 2 बोलते हैं। मैच होते हुए दिख रहा है, मैच होते हुए दिख रहा है तो बस लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, आप लिखो फ्रॉम 1 and 2, आप लिखो फ्रॉम 1 and 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। Therefore, by
converse of basic proportionality theorem, we can say EF is parallel to QR. Done. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। फटाफट से आप पॉज करके नोट कर लें। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम तो पता ही हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी से साइड्स रेशो में ले लेते हैं, और कॉन्वर्स कहता है साइड्स रेशो में हैं तो लाइंस पैरेलल लेते हैं। मैं बार बार आपको ये बताते चलूँगा ताकि एक्सेस ख़त्म होते होते ये चीज़ आपके दिमाग में बस घुस ही जाए। अब यहाँ पे ऑलरेडी बोला है लाइंस पैरेलल है, LMCB को पैरेलल है, LNCD को पैरेलल है। लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स ऑल मतलब समझ में आ जाता है कि इक्वल रेशो में होंगे, सेम रेशो में होंगे। लाइंस पैरेलल है मतलब साइड्स का रेशो सेम होगा, है ना। तो ये दोनों हमको ऑलरेडी पैरेलल दिया। आप देख सकते हो ये जो LM है ये जो है CB को पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और LNCD को पैरेलल है, LN जो है वो CD को पैरेलल है। ये हमको ऑलरेडी बोला है। देन प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये प्रूव करना है। तो काफ़ी सिंपल है, 2 तरीके में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। आप शुरू करो गिवन से। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि LM जो है दैट इज़ पैरेलल टू, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। LM इज़ पैरेलल टू CB, ऑल्सो वी कैन से LN इज़ पैरेलल टू CD। ये 2 चीज़ें गिवन हैं। इसके बाद टू प्रूव में हमको क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये मुझको प्रूव करना प्रूफ। अब मैं आपको 2 तरीके पढ़ाने वाला हूँ। दोनों तरीकों की शुरुआत सेम है लेकिन थोड़ा सा बीच में से एक ट्विस्ट आ जाता है दोनों तरीकों में। आप कोई भी वैसे यूज़ कर सकते हो जो आपको बेहतर लगता हो, लेकिन शुरुआत दोनों की एक जैसी होने वाली, तो इसलिए आप ध्यान दें शुरू से। तो आप शुरू कर सकते हो इस प्रूफ को कुछ इस तरीके से कि हमको बोला है LM जो है वो CB को पैरेलल है। अगर मैं LM और CB की बात करूं तो ये दोनों पैरेलल जो हैं एक दूसरे को, वो कौन से ट्राइंगल में आते हैं, एक सिंगल ट्राइंगल ABC में आ जाते हैं। हम लोग जानते हैं एक सिंगल ट्राइंगल ABC में अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके साइड्स क्या हो जाते हैं, सेम रेशो में। तो मैं कंसिडर करता हूँ ABC को, है ना, मैं कंसिडर करता हूँ इन ट्राइंगल ABC को। अगर देखा जाए तो आपको ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये A, ये B और ये C, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बीच में है LM जो कि BC को पैरेलल है। तो अगर एक ट्राइंगल में लाइंस पैरेलल हैं तो मैंने आपसे क्या कहा है, या बीपीटी थ्योरम में आपने क्या सीखा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो जो लाइन 2 साइड से पास होती है वो 2 साइड्स का रेशो सेम हो जाता है ना। ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये लाइन किससे पास हो रही है, AC से और AB से, तो उन दोनों साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा। तो आइए AC का रेशो बनाते हैं। AC का रेशो बनेगा AL अपॉन LC। AL, या फिर आप लोग यहाँ पे पहले मेंशन करो, यहाँ पे पहले आप मेंशन करो इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC जो कि गिवन है। देयरफॉर बाय BPT वी कैन से AL अपॉन LC, AL अपॉन LC इस साइड का रेशो बन गया इज इक्वल टू इस साइड का रेशो क्या बनेगा, AM अपॉन MB। इसका रीज़न बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको 1 बोल के छोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ आप दूसरे ट्राइंगल में भी कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों को LNCD को पैरेलल बोला है। तो LNCD को पैरेलल मतलब ये कौन से ट्राइंगल में आ जाएगा, ADC में। तो आप कंसीडर करो ये बारी इन ट्राइंगल ADC। देखो मैं आपके लिए यहाँ पे बनाता हूँ वो ट्राइंगल, है ना, अच्छा खासा। यहाँ पे ये A, ये D, ये C,
ये L, ये N, ये दोनों आपस में एक दूसरे को पैरेलल है। हमने सीखा है कि अगर एक लाइन ट्राइंगल के साइड को पैरेलल है तो वो जो लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट्स पे, तो वो दो साइड्स जो हैं सेम रेशो में आ जाते हैं। तो बेसिक सी बात है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, इफ लाइन्स आर पैरेलल, हाँ, साइड्स आर इन सेम रेशो, तो ये दोनों साइड सेम रेशो में आ जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लिखो LN इज पैरेलल टू CD। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरे को गिवन में दिया गया था। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो ये साइड्स रेशो में आ जाएंगे, तो ये साइड का रेशो लिखो AL अपॉन LC हो जाएगा, AL अपॉन LC हो जाएगा, इज इक्वल टू ये साइड का रेशो लिखो AN अपॉन ND, AN अपॉन ND। आई होप आपको BPT का मतलब समझ में आ गया है। बहुत बच्चों को रेशो नहीं लिखने आता है। BPT सिर्फ यही कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के साइड को, तो वो जो लाइन है वो दोनों साइड्स को जिसमें से वो पास हो रहा है सेम रेशो में डिवाइड करेगा, है ना। अब इससे क्लियर तो क्या हो सकता है ना, आपको बहुत क्लियरली मैंने बोल दिया ये चीज़। बाय BPT इसको 2 बोल दो, है ना। अभी मैंने इसको यूज़ करके पहला BPT लगाया और इसको यूज़ करके यहाँ पे दूसरा BPT लगाया। अब दोनों बॉक्सेस को ध्यान से ऑब्जर्व करें, आपको दिखाई देगा AL अपॉन LC इसके बराबर है और आपको दिखाई देगा AL अपॉन LC इसके बराबर है। इसका ये मतलब हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इसका आंसर भी ये है और इसका आंसर भी ये ही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आपने सीखा है ना ये प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3 है, वही फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can say AM upon MB is equal to AN upon ND। आप देख सकते हो दोनों का LHS सेम है, इसका मतलब RHS भी सेम होगा। तो AM upon MB is equals to AN upon ND। तो मैंने जैसे आपको कहा था मैं आपको 2 तरीके पढ़ाऊंगा, उन दोनों तरीकों का जो शुरुआत है वो सेम है, यहाँ तक दोनों में सेम करना है, यहाँ के बाद दोनों में डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको यहाँ से फर्स्ट तरीका पढ़ाता हूँ, फिर बाद में सेकंड भी पढ़ा लूँगा। अब फर्स्ट तरीका कैसे करना है देखिए, मेरे को क्या चाहिए AM अपॉन AB चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है AM अपॉन MB। प्रूफ में क्या चाहिए AM अपॉन AB। अब यहाँ पे AN अपॉन AD चाहिए, लेकिन मेरे पास है AN अपॉन ND। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, AN के नीचे मेरे को AD चाहिए, AN के नीचे मेरे को AD चाहिए, देख रहे हो आप, AN के नीचे मेरे को समझो AD चाहिए, लेकिन ND है मेरे पास, नीचे क्या है ND है, चाहिए क्या मेरे को AD। अब ND में AN ऐड करूंगा तो ही तो AD बनेगा। अगर मेरे को AD बनाना है और मेरे पास नीचे ND है, ND में AN ऐड करूंगा तो ही AD बनेगा, लेकिन कैसे ऐड करूंगा आइए मैं समझाता हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे हमको कुछ एडिशन करना होता है ना डिनोमिनेटर में ताकि मेरा आंसर आ जाए, कुछ ऐड करना है ना मेरे को अगर डिनोमिनेटर में ताकि मेरा आंसर आए, उस समय हम लोग +1 से ऐड करते हैं, या कभी कुछ केसेस में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, तो उस केस में हम लोग -1 करेंगे। लेकिन अगर आप +1 करोगे या -1 करोगे तो हमेशा न्यूमरेटर में चेंजेस आते हैं, डिनोमिनेटर में कभी चेंजेस नहीं आते। और मेरे को डिनोमिनेटर में चेंजेस लाने हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में चेंजेस लाने हैं तो मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा, क्योंकि +1 -1 करने पे चेंजेस कहाँ पे आते हैं, न्यूमरेटर में। अब मेरे को अगर इसमें चेंजेस लाने हैं, क्योंकि AM और AN तो मेरे को चाहिए ना बाबा, AM AN मेरे को चाहिए, मेरे को चेंजेस इसमें लाने हैं। अब इसमें चेंजेस लाने के लिए इसको पहले ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, है ना। दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल लोगे तो आप लिखो दैट इज MB अपॉन AM, रेसिप्रोकल ले लिया, देखो उल्टा कर दिया दोनों को, ND अपॉन AN, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको ND को AD में कन्वर्ट करना है, MB को AB में कन्वर्ट करना है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे +1 करूँगा दोनों तरफ तो MB में AM ऐड हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ, मैं लिखता हूँ एडिंग 1
ऑन बोथ साइड्स। ध्यान देना, अभी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कभी भी आप 1 ऐड करते हो या 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, कभी भी देखो मैं बताता हूँ, दोनों तरफ मैं पहले 1 ऐड कर लूँ। कभी भी आप 1 ऐड करते हो या 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिनोमिनेटर जो है ना इसके नीचे वाला वो ऊपर ऐड हो जाता है। डिनोमिनेटर कहाँ पे ऐड होता है? ऊपर। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना यहाँ पे। देखो कभी भी आप ये चीज़ याद रखना, आपको अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है तो आप +1 करोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करवाना है तो आप -1 करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं +1 ऐड कर लिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MB × 1 MB, 1 × AM AM, तो ऊपर क्या बनेगा? MB + AM। नीचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो AM रहेगा। तो बस अगर आपको बस डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करवाना है तो +1, सब्ट्रैक्ट करवाना है -1। ठीक है, देखो यहाँ पे +1 लिख दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं तो ये हो जाएगा MB + AM अपॉन नीचे तो AM ही रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा? ND + AN अपॉन नीचे क्या रहेगा? AN। आप देख सकते हो, इसको और इसको ऑब्जर्व करो। देखो न्यूमरेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर ऐड हो चुका है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। तो कभी भी आपको डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करवाना है ना तो आप +1 से कर सकते हो ये काम। अब डायग्राम में देखो MB + AM क्या होता है? MB + AM होता है AB, तो MB + AM की जगह पे लिख देंगे AB, नीचे तो AM है ही। ND + AN देखो क्या होता है? ND + AN देखो क्या होता है? AD। क्या होता है? AD, नीचे तो AN है ही। अच्छा देखो यही चाहिए था क्या मेरे को प्रूफ में? ये चाहिए था ना मेरे को प्रूफ में। देखो यही AM/AB है, AM/AB, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा तो इधर भी उल्टा होगा। दैट इज आप फिर से दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, AM/AB इज इक्वल्स टू AN/AD। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। इस तरीके से पहला तरीका मैंने आपको सिखाया। पहले तरीके में हमने क्या किया मैं बेसिकली बताता हूँ। मेरे को डिनोमिनेटर को चेंज करना था, तो जिसको भी चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में लाओ। चेंज क्या करना था मेरे को? इस अभी ये जो ND है ना, इस ND को मुझे AD में कन्वर्ट करना था। इसका मतलब बेसिकली ND में मुझको AN ऐड करना था, है ना। तो मैंने सबसे पहले ND को ऊपर लाया, AN को नीचे लाया। अब नीचे वाले को ऊपर ऐड करना है अगर तो +1 से हो जाता है ना। तो मैंने +1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये रूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया। अब जो दूसरा तरीका मैं बोल रहा था, अब मैं समझाता हूँ दूसरा तरीका क्या है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ दूसरे तरीके से कैसे करना है। अब मान लो यहाँ से मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन यहाँ तक सेम है, इसके आगे चेंज होगा। अब मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, अगर याद होगा तो पहला BPD लगाया था, दूसरा BPD लगाया था, AL/LC इसको इक्वल था, AL/LC इसको इक्वल था। तो मैंने बोला था ये और ये एक दूसरे को इक्वल होंगे, तो ये आ गया था। मैंने यहाँ पे क्या बोला था? AM/MB इज इक्वल टू AN/ND है, ये यहाँ पे आ चुका था, है ना। अब मैं यहाँ से दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि इसके आगे आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। अब ये दो फ्रैक्शंस, ये तो दो रेशोज जो है वो इक्वल आ चुके हैं। अब ये दो रेशोज इक्वल आ चुके हैं तो किसके तो इक्वल होंगे ना? एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे। एक रेशो का एक आंसर आता है तो दोनों रेशो का एक कोई कांस्टेंट आंसर तो आया होगा, इसीलिए तो वो सेम है। तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों रेशोज अगर इक्वल हैं तो इनका कोई ना कोई तो एक कांस्टेंट आंसर होगा ही, इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या है? के इज कांस्टेंट। हर एक रेशो का एक कांस्टेंट आंसर आता है ना, यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेना। हर एक रेशो का एक कांस्टेंट आंसर आता है ना, तो इसका भी कुछ आंसर आया होगा, इसका भी कुछ आंसर आया होगा। दो रेशोज इक्वल कब होंगे? जब दोनों का आंसर सेम आया होगा। तो मैं मानता हूँ इसका आंसर भी के आया होगा, इसका भी आंसर के आया होगा, इसलिए दोनों इक्वल है ना। दोनों इक्वल है तो दोनों का आंसर इक्वल टू के। ये दोनों इक्वल थे तो इन दोनों का कुछ आंसर आया होगा, इक्वल टू के मैंने उसको बोल दिया है। अब यहाँ पे मैं सेपरेट करता हूँ दोनों को। ये दोनों इक्वल हैं, इनका आंसर मैंने के माना, मैं दोनों को सेपरेट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? AM/MB
इज इक्वल टू के, इसको मैंने अलग से के दे दिया, कॉमा an अपॉन एन डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से am का वैल्यू आपको मिलेगा, am का वैल्यू क्या मिलेगा, k टाइम्स एम बी। सेम आपको an का वैल्यू मिलेगा, an का क्या वैल्यू मिलेगा, k टाइम्स एन डी। आपने एक बार ये वैल्यूज निकाल दिए तो बस उसके बाद आपको क्या चाहिए था, आपको इन दोनों को इक्वल बताना था ना। आप पहला रेशो ले लो am अपॉन ए बी। पहला रेशो आप क्या लोगे, आप पहला रेशो ले लो am अपॉन ए बी। तो ये मैंने पहला रेशो लिया am अपॉन ए बी। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ऊपर वाले am को हाल फिलहाल में वैसे ही रखता हूँ, ए बी को मैं स्प्लिट करता हूँ। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, am प्लस एम बी। आप ध्यान दें, am प्लस एम बी। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ पे am है वहाँ पे k टाइम्स एम बी लिखता हूँ। तो ये am दिख रहा है तो इसको मैं लिखता हूँ k एम बी, के टाइम्स एम बी अपॉन यहाँ पे मैं लिखता हूँ k टाइम्स एम बी, है ना। आगे क्या है, प्लस एम बी। अब यहाँ से ऊपर तो k टाइम्स एम बी है, नीचे आप क्या कर सकते हो, एम बी को कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपने नीचे से एम बी को कॉमन निकाला तो आप यहाँ पे अंदर क्या पाओगे, ये k पाओगे, एम बी तो बाहर निकल गया, k पाओगे, एम बी तो बाहर निकल गया, प्लस एम बी तो बाहर निकल गया इसलिए उसके जगह पे 1 पाओगे। एम बी से एम बी कैंसिल होगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा k अपॉन के प्लस 1। क्या आंसर आएगा, k अपॉन के प्लस 1। आप इसको 3 बोल के छोड़ दें, am अपॉन एम बी कर लिया, आप an अपॉन एन डी। ध्यान दो, जिसको am अपॉन ए बी में प्रॉब्लम आया था वो an अपॉन ए डी पे अच्छा खासा ध्यान दो, an अपॉन ए डी। ध्यान देना, an को मैं कुछ नहीं करता हूँ, ad को स्प्लिट करता हूँ। ad को स्प्लिट किस में कर सकते हो, an प्लस एन डी में, an प्लस एन डी में। ऊपर वाले an को कुछ अच्छा ध्यान दो, चलो यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं। an की जगह पे हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। an का वैल्यू क्या है, k टाइम्स एन डी। an के जगह पे k टाइम्स एन डी होल अपॉन an के जगह पे k टाइम्स एन डी प्लस एन डी। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, k टाइम्स एन डी रहेगा, नीचे से एन डी को कॉमन निकालो। जैसे ही आपने नीचे से एन डी को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, ये k, उसका एन डी बाहर निकल गया, प्लस एन डी बाहर निकल गया 1। एन डी से एन डी उड़ जाएगा k अपॉन के प्लस 1। अच्छा, इसका आंसर भी k अपॉन के प्लस 1, इसका आंसर भी k अपॉन के प्लस 1। इसको आप 3 कहो, इसको आप 4 कहो। फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चाहे आप ये तरीका करो, चाहे आप ये तरीका करो, चॉइस है आपके पास। मैंने तो आपको दोनों पढ़ा दिए हैं, कंफ्यूज ना हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको अभी ही क्लियर करते चलोगे, आप थ्योरी को अभी क्लियर करते चलोगे, चीज़ों को समझते चलोगे, तो मुझे नहीं लगता ये चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा। फटाफट से आप इसको नोट कर लें।